नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 में है और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपरियाल। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप के लिए 21 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। भारत के पीआर श्रीजेश और सविता पूनिया को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के पुरस्कारों में लगातार दूसरी बार साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर चुना गया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की सूची में निशानेबाजी की वापसी, जबकि कुश्ती को हटाया गया। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज 40 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 89 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला की शुरुआत कल से हो रही है। खेल खबरों की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। भारत में इस महीने की 11 तारीख से हो रहे महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप के लिए 21 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। विश्व कप भुवनेश्वर, मुंबई, गोवा में खेला जाएगा। भारत को अमेरिका, मोरक्को और ब्राजील के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। भारत अपने शुरुआती मैच में 11 अक्टूबर को अमेरिका के साथ खेलेगा, जबकि 14 अक्टूबर को मोरक्को और 17 अक्टूबर को ब्राजील के साथ मुकाबला होगा। भारत में पहली बार महिला अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय टीम पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। और राकेश, आप लगातार जब से महिला अंडर 17 का इसका कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ था, तब से आप इस पर नजर बनाए हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय टीम जो कि पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है और भारत में हो रहा है, मेजबानी कर रहा है भारत, कितनी बड़ी एक सफलता मानते हैं और आगे जो फुटबॉल को प्रमोट करने में बेसिकली जो बडिंग प्लेयर्स हैं हमारे युवाओं को, कितना ये आयोजन सक्सेसफुल होगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि एक हिंदुस्तान के लिए बड़े गौरव की बात है कि फीफा ने उनको ये दूसरी बार अंडर 17 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट दिया है। महिलाओं का पहली बार हुआ 2017 में, पुरुषों का अंडर 17 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ। तो फीफा की इवेंट भारत में होना एक बहुत बड़ी भारत के लिए उपलब्धि की बात है। और ये जो लड़कियों का टूर्नामेंट होगा, इसमें आप देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि देश के अंदर एक लहर आएगी लड़कियों को बढ़ावा देने की। अब आप देखिए कि टीम हमारा कैसा प्रदर्शन करती है, इसके ऊपर बहुत लोग, कोच खुद कह चुके हैं कि बहुत ज्यादा आप उम्मीद नहीं रख सकते, फेवरेट नहीं है आप, तो आपके ऊपर दबाव भी कम रहता है दूसरी टीमों के ऊपर। भारत पहली बार इसमें खेल रहा है। उस जो मोरक्को हमारे ग्रुप में, ग्रुप ए में, वो भी पहली बार खेल रहा है। तंजानिया की टीम है, वो भी पहली बार खेल रही है। 3 डेब्यूटेंट इसके अंदर है। संतुलन जो है वो काफी बना के रखा गया है अगर देखें तो। नहीं, बिल्कुल हाँ। उसमें ब्राजील की टीम तो फुटबॉल में मास्टर टीम है और अभी हमारी लड़कियां ये विदेश का दौरा करके आई हैं। स्पेन के दौरे पे थी, वहां इन्होंने एक बार्सिलोना क्लब है, WSS बार्सिलोना क्लब, उसको ये तो एक मैच में 17-1 से हराया। 2 लड़कियों ने, नीतू, अनीता, वो काफी मशहूर हो रही हैं, उन्होंने मिलकर 9 गोल की मैच में। और विदेश में स्पेन के अंदर स्पेन के किसी क्लब के खिलाफ आप इस तरह करते हैं। अभी हमने दिल्ली में सुब्रोता कप फुटबॉल के दौरान जो अंडर 17 का फाइनल मुकाबला देखा, तो इतनी जबरदस्त भीड़ वहां पर आई थी लड़कियों की मैच देखने के लिए, और ये एक बड़ी चीज थी। और छोटी छोटी लड़कियां लग रही थी बिल्कुल अंडर 17 ग्रुप की। और इसमें सिद्धार्थ एक आपको बात बताऊं कि ये टूर्नामेंट बेसिकली 2020 में होना था, लेकिन वो कोविड की वजह से 2 साल ये टल गया, क्योंकि हर 2 साल में होता है। 2018 में हुआ था, उसमें स्पेन की टीम चैंपियन बनी थी, और उसके बाद ये लंबा इंतजार करना पड़ा। और इस इंतजार में क्या हुआ, बहुत सी टीम लड़कियां ओवर एज होकर बाहर हो गई इसमें जी। ये एक थोड़ा सा लॉस उन लड़कियों का हुआ जो खेल नहीं पाई इसमें, क्योंकि ये जो 2 साल का समय गया तो वो वहां पर नुकसान हुआ। लेकिन हौसले काफी बुलंद हैं। गरीब घरों की लड़कियां, जिनके माता पिता ने बड़ी परेशानियां झेलते हुए उनको इसमें डाला खेल में, इसमें हमारे प्रधानमंत्री खेल प्रेमी नरेंद्र मोदी जी का बड़ा योगदान है कि उन्होंने ऐसा प्रेरणा स्रोत बनते हैं वो ऐसे परिवारों के लिए जो गरीब घरों से आते हैं कि उनके बच्चियां वो खेलों में डालें उनको। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो इतना बढ़ावा जो दिया जा रहा है और इतनी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, विदेशी दौरे भी कराए गए, विदेशी कोच भी टीम के साथ लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि लड़कियां अगर अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो
भारत के लिए अच्छा रहेगा और महिला फुटबॉल के लिए एक बेहतरीन तो कप हम जीते या ना जीते, लेकिन एक अनुभव जो हम लेकर आएंगे इस वर्ल्ड कप से, देश में एक जो युवाओं को जो इस खेल के प्रति प्रेरणा मिलेगी और नए बडिंग प्लेयर्स, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपने भी कहा कि फीफा के लिए इस टूर्नामेंट का भारत में आयोजित कराना खुद में अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है। और सिद्धार्थ, एक चीज और बताऊं कि एक रिसर्च ये आ रही है निकल के, लोग एनालाइज कर रहे हैं, एक्सपर्ट, कि जो वर्ल्ड कप है सीनियर लेवल पे, उसमें हो सकता है हमारी महिला टीम पहले खेल जाएगी पुरुषों से पहले। इतनी तेजी से जो सीनियर टीम की भी हमारी प्रगति की राह चल रही है, उसको देखते हुए जो विशेषज्ञ हैं फुटबॉल के, वो ये मान रहे हैं कि भारतीय पुरुष टीम तो हो सकता है कि अभी टाइम लगाएगी खेलने में वर्ल्ड कप, लेकिन महिला टीम हमारी सीनियर वर्ल्ड कप में भी बहुत जल्दी खेल सकती है। बिल्कुल, तो इस विश्व कप पर महिला अंडर 17 जो हो रहा है, इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। बात करते हैं हॉकी की। भारत के पीआर श्रीजेश और सविता पूनिया को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के पुरस्कारों में लगातार दूसरी बार आज साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर चुना गया। पिछले 16 साल से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रीजेश टीम का अभिन्न अंग बने हुए हैं। वो पिछले साल टीम के हॉकी प्रो लीग के सभी 16 मैचों में मैदान पर उतरे थे। भारत इस लीग में तीसरे स्थान पर रहा था। श्रीजेश इसके साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी थे। उन्होंने बर्मिंघम में इसके सभी 6 मैचों में टीम का मैदान पर प्रतिनिधित्व किया। इस पुरस्कार के लिए हुए चुनाव में श्रीजेश को कुल 39.9 अंक मिले। बेल्जियम के लोइक वैन डोरेन 26.3 अंक के साथ दूसरे और नीदरलैंड्स की प्राइमिन ब्लॉक 23.2 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मतों का ये प्रतिशत विशेषज्ञों जिनका 40% हिस्सा है, टीम का 20% और फैंस का 20% और मीडिया का भी 20% इसमें हिस्सेदारी है, उनके मतदान पर यह पूरा जो पुरस्कार था वो आधारित था। श्रीजेश FIH साल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब लगातार 2 बार जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। वहीं 32 साल की सविता 37.6% अंकों के साथ मतदान में शीर्ष पर रही। अर्जेंटीना की दिग्गज बेलेनी सूसी 26.4% के साथ दूसरे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज जोसेलिन बॉटम तीसरे स्थान पर रही। सविता 2014 में शुरू हुए इन लगातार 2 बार साल की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला का खिताब जीतने वाली केवल तीसरी खिलाड़ी हैं। सविता ने टीम के FIH प्रो लीग 2021-22 के अपने पहले अभियान में तीसरे स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय कप्तान ने इस दौरान 14 मैचों में करीब 57 बचाव किए हैं। तो एक शानदार, अगर हम देखें राकेश, तो इन दोनों खिलाड़ियों का, चाहे श्रीजेश की बात करें या सविता की बात करें, कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं कि आप वर्ल्ड के जो बेस्ट गोलकीपर जब आप बनते हैं? तो देखिए, इनके आने से पहले अक्सर ऐसा होता था कि जो हमारे फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं जी या मिडफील्डर्स हैं, उनके ऊपर सारी लाइमलाइट रहती थी, वो पुरस्कार जीतते थे ज्यादातर। लेकिन जब से ये दोनों ने खेलना शुरू किया है और अपनी ऐसी पैठ बनाई है कि पूरी दुनिया में इनका लोहा माना जाता है, ये एक सबसे बड़ी बात है। और हिंदुस्तान की टीम के खिलाफ जो गोल होते हैं उनको तो सब देखते हैं, जो नहीं होते उसका हिसाब भी पूरी दुनिया रखती है। इसलिए देखिए कि विशेषज्ञों ने इनको इतने पॉइंट दिए और ये अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से, अगर श्रीजेश का देखें तो लगभग 13 कुछ अंकों से आगे रहे हैं, सविता 11.2 अंकों से आगे रही हैं। तो काफी अंतर है इनका। और समाज के जो हर वर्ग होता है, जैसे मीडिया के लोग हैं, फैंस हैं, सबकी वोटिंग इसके अंदर है। खाली एक खेल का पक्ष नहीं, लोकप्रियता भी खिलाड़ियों की देखी जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इतने जबरदस्त हेलमेट और सारे इक्विपमेंट्स पहन के ही लोग खेलते हैं, उसके बाद भी इनके चेहरे जाने पहचाने हैं। ये एक बड़ी चीज है कि पूरी दुनिया में इनके चेहरे जो हैं हॉकी जगत के अंदर जाने पहचाने बन गए, बावजूद इसके कि ये जो पूरा मैच के समय पूरे समय हेलमेट और अपना आगे इनके गार्ड लगा हुआ होता है, तो इतनी आसानी से इनको पहचाना ग्राउंड में नहीं जाता। लेकिन बहुत जबरदस्त प्रदर्शन, और ये उभरते खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श बने हुए हैं। श्रीजेश के बारे में तो लोग कहते हैं भाई ये कब तक खेलेंगे। सविता पूनिया को हिंदुस्तान की कप्तानी दी गई, तो बहुत बड़ा सम्मान इनके साथ जुड़ा है। और एक गोलकीपर के रूप में जो सम्मान इन्होंने हासिल किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, और देश को गौरवान्वित किया है इस पुरस्कार को जीतकर। सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर का जो खिताब है वो पीआर श्रीजेश और सविता पूनिया को मिला है।
ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों यानी CWG की सूची में निशानेबाजी की वापसी होगी, जबकि कुश्ती को हटा दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF और राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया ने आज विक्टोरिया 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए खेल कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें 20 खेल और 26 स्पर्धाएं शामिल हैं। इसमें से 9 पूरी तरह से पैरा खेलों के लिए हैं। इन खेलों में निशानेबाजी की वापसी भारत के लिए स्वागत योग्य कदम है, तो वहीं कुश्ती का हटना कहीं न कहीं निराशाजनक है। निशानेबाजी को बर्मिंघम में हुए पिछले खेलों की सूची से हटा दिया गया था। सबसे पहले एक लिसनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से राकेश आपसे समझना चाहेंगे कि खेलों को जोड़ा जाता है, फिर सूची से हटा दिया जाता है, इसका चुनाव कैसे होता है, कैसे ये डिसाइड होता है कि इस खेल को हमें रखना है, इसे नहीं रखना है? देखिए, इसमें जो कॉमनवेल्थ गेम्स की फेडरेशन है उसका योगदान रहता है। दूसरा, जो होस्ट कंट्री होती है उसको थोड़ा सा अधिकार होता है कि आप 4 एक गेम अपने पसंद के उसमें डाल सकते हैं। तो कंट्री उसमें देखती है कि भाई हम किस खेल में पिछड़े हुए हैं, कौन से खेल हमारे यहाँ लोकप्रिय नहीं है, तो वो उन खेलों को हटाते हैं। तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर पाता। ये एक सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पर हमारे थोड़ा सा अधिकारियों का भी रोल आता है कि जो हमारे अधिकारी हैं खेलों के, वो अगर दमदार ढंग से अपनी चीजों को पेश कर सकें तो ये चीजें हो नहीं सकती। लेकिन हमारे अधिकारी उतने दमदार ढंग से अपनी चीजों को आगे रख नहीं पाते, जिसका खामियाजा यहाँ पर उठाना पड़ता है। बिल्कुल। पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में हमने जिस तरह से देखा कि निशानेबाजी के ना होने से, क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ और होती, पर और अब हमें खामियाजा भुगतना होगा कुश्ती के रूप में। देखिए, निशानेबाजी में हमारे 16 पदकों का था पिछली बार। इससे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जिसमें निशानेबाजी थी, और यहाँ पर अगर हम कुश्ती का देखें तो पिछले जो अभी खत्म हुए कॉमनवेल्थ गेम्स उसमें हमने 12 पदक जीते हैं, 6 तो हमारे गोल्ड मेडल थे उसमें। तो आप देखिए पदक तालिका में हमारा कितना फर्क पड़ जाएगा रेसलिंग के ना होने से। और कुश्ती और निशानेबाजी ऐसी है कि जिसमें हमें ओलंपिक्स के अंदर काफी उम्मीदें रहती हैं। हालांकि निशानेबाजी ने 2 ओलंपिक्स से हमें बड़ा निराश किया है, रेसलिंग में पदक आए, लेकिन जो निशानेबाजी है वो फिर भी हमारे पास इतने उभरते हुए और इतना जबरदस्त पूल है निशानेबाजों का हमारे पास, तो उनको इन सब खेलों में मौके मिलने चाहिए। और मुझे लगता है कि ये हमारे अधिकारियों को इस पे लड़ाई लड़नी होगी कि भाई जो हमारे खिलाड़ी जिन खेलों में अच्छा करते हैं उन्हीं खेलों को क्यों बाहर किया जाता है। बिल्कुल। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पहले निशानेबाजी और अब जो है फिलहाल उसकी वापसी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुश्ती को लेकर अब ये सवाल उठ रहे हैं, चूंकि कुश्ती अब इसमें नहीं रहेगी, तो अब जो है आगे देखना होगा कि किस तरह से इसको बैलेंस किया जाता है और इसका क्या प्रभाव टीम के प्रदर्शन पर पड़ता है। बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज 40 स्वर्ण, 25 रजत और 24 कांस्य पदकों के साथ कुल 89 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर है। हरियाणा 25 स्वर्ण, 22 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 66 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र की बात करें तो 24 स्वर्ण, 22 रजत और 40 कांस्य सहित कुल 86 पदक जीतकर वो तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 18 स्वर्ण, 13 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 43 पदक के साथ चौथे स्थान पर है। स्क्वैश में पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को 2-0 से हराकर स्वर्ण जीता। वहीं महिला वर्ग में दिल्ली ने तमिलनाडु को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तीरंदाजी की बात करें तो महिला तीरंदाजी में महाराष्ट्र ने आंध्र प्रदेश को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुष वर्ग में दिल्ली ने पंजाब को हराकर स्वर्ण अपने नाम किया। टेनिस के फाइनल में तमिलनाडु के मनीष सुदेश कुमार ने महाराष्ट्र के अर्जुन खड़े को 6-2, 6-1 से हराकर पुरुष सिंगल्स का स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला फुटबॉल में तमिलनाडु ने गोवा को 7-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और तैराकी की बात करें तो तैराकी में कर्नाटक ने 4x200 मीटर महिला फ्री स्टाइल रिले में स्वर्ण, तमिलनाडु ने रजत और पश्चिम बंगाल ने कांस्य पदक हासिल किया। तो इस समय जहां एक तरफ त्योहारों का मौसम है, पूरे गुजरात में डांडिया, गरबा और पूरी तरह से आज दशहरा मनाया जा रहा है, तो इस बीच राष्ट्रीय खेलों से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। और जो कि राष्ट्रीय खेल हैं, हमारे अपने ही स्टेट्स के बीच में है प्रदर्शन, लेकिन स्पर्धा तो स्पर्धा है और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी। नहीं, बिल्कुल, ये आपने जैसे कहा कि त्योहारों के मौसम में और वो भी गुजरात के अंदर, तो इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। 3 महीने के अंदर ये राष्ट्रीय खेल वहां पर आयोजित करने का सारी प्लानिंग बनी और सारी चीजें सुविधा दी गई और सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं वहां खिलाड़ियों को मिल रही हैं जी। और अमूमन क्या होता है कि इस तरह के त्योहारों के मौसम में राज्य या दूसरे जो भी शहर होते हैं वो बचते हैं इनके आयोजन से, खेलों के आयोजन से, कि ना ही हो तो
अच्छा है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें और खिलाड़ी दोनों चीजों का मजा ले रहे हैं। वहां पर गरबा का भी खूब ले रहे हैं, डांडिया का भी ले रहे हैं मजा, गुजराती भोजन का भी मजा ले रहे हैं। तो खेल के साथ साथ उनका मनोरंजन भी बहुत अच्छा हो रहा है और मुझे लगता है इसी वजह से आप देखिए कि बेहतरीन प्रदर्शन सामने आ रहा है। स्टेट्स में अगर देखें तो हरियाणा, महाराष्ट्र ये सब अच्छे चल रहे हैं और सर्विसेज के आप देखिए इससे एक चीज पता चलती है कि सर्विसेज इस समय टॉप में चल रहा है। लेकिन अभी पदकों का जो अंतर है वो अंतिम दिन आते आते कुछ भी हो सकता है। पहले हमने देखा कि हरियाणा टॉप पे चल रहा था, सर्विसेज दूसरे नंबर पे था, लेकिन अब कल से जो है सर्विसेज टॉप पर आ गया है। क्योंकि अभी जैसे एथलेटिक्स की चीजें खत्म हुई हैं तो उसमें एथलेटिक्स वगैरह में सर्विसेज का जोर ज्यादा रहता है, उसके पास ज्यादा मजबूत खिलाड़ी रहते हैं, वो नौकरी भी देते हैं। तो उनके यहाँ लोग जो नौकरी करते हैं वो मेहनत भी खूब करते हैं, सुविधाएं भी वहां अच्छी मिलती हैं। और अब देखिए कि अभी भी इसमें बाजी पलट सकती है, काफी हो सकता है कि हरियाणा यहाँ पर टॉप पे आ जाए या महाराष्ट्र टॉप पे आ जाए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला की शुरुआत कल से हो रही है। पहला मैच कल लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच रविवार को रांची में, जबकि तीसरा मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। क्या कुछ होने वाला है इस श्रृंखला में, सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला एक दिवसीय मैच खेला जाना है। भारत मुकाबले की तैयारी के लिए जमकर पसीना बहा रहा है। कल स्टेडियम में खिलाड़ियों ने नेट पर जमकर प्रैक्टिस की। आज सुबह बारिश होने की वजह से मैदान में पानी भर गया है। अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो मैच के लिए चुनौती हो सकती है। अगर बारिश की वजह से मैच कैंसिल होता है तो ये दूसरा मौका होगा जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच नहीं खेला जाएगा। इससे पहले साल 2020 में कोरोना के कारण T20 मैच रद्द हो गया था। मैच को लेकर इकाना प्रबंधन का कहना है कि अगर मैच के दौरान बारिश नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले इंदौर में तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में कल दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान भारत को 49 रन से हरा दिया। रॉसॉफ को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत के सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। टीम इंडिया 3 मैचों की 2020 श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद काफी उत्साहित है। उम्मीद है कि एक दिवसीय श्रृंखला में भी वो जीत का परचम लहराएगी। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, T20 सीरीज जीतने के बाद, हालांकि लास्ट मैच हमारे नाम नहीं रहा, लेकिन चूंकि सीरीज भारत ने जीती है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी हमारे मोटिवेटेड हैं। और अब जो ओडीआई सीरीज होने जा रही है, वर्ल्ड कप के पहले एक जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है या ये लास्ट जो है हमारा ये श्रृंखला होगी, इसके बाद हमको वर्ल्ड कप के लिए जाना है। कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं और कल जो मैच होने वाला है लखनऊ में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो कल का मैच होगा ना वो एक नई शुरुआत होगी। T20 सीरीज के बाद आप वनडे सीरीज में जा रहे हैं यहाँ पर, तो एक अलग शुरुआत होगी। बहुत से खिलाड़ी दोनों टीमों के बदले हुए आपको नजर आएंगे। T20 के जो स्पेशलिस्ट हैं वो बाहर होंगे और जो एक दिवसीय के स्पेशलिस्ट हैं वो खिलाड़ी दोनों टीमों में खेलते हुए नजर आएंगे। एक तो ये चीज, दूसरा वर्ल्ड कप तो भाई T20 का होना है, तो उसमें इस वनडे सीरीज के इतना महत्व यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। लेकिन हाँ, T20 सीरीज में जिस तरीके का हमारा प्रदर्शन रहा है, पहली बार हमने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीती है घर में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात रही है। लेकिन आखिरी मैच में जो हमारी बुरी तरह से हार हुई है वो थोड़ी निराशाजनक है और दक्षिण अफ्रीका को वो एक बूस्टअप देने वाली विक्ट्री है। तो हो सकता है कि कहीं उसका मोमेंटम वो अपना कहीं वनडे सीरीज में भी अगर ले गए खींच कर, तो वो भारत के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। और मुझे लगता है कि इस हार से संभल कर भारतीय टीम अब जो है यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। खिलाड़ियों में क्षमताएं हैं, लेकिन कल जो है स्कोर इतना बड़ा हो गया था कि उस स्कोर का पीछा कर पाना वो थोड़ा सा मुश्किल था। रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद तो फिर उम्मीदें थोड़ा सा कम हो ही जाती हैं। सूर्य कुमार यादव भी कल खास नहीं कर सके, वरना वो सीरीज में जैसा उनका बेहतरीन प्रदर्शन था तो उनसे बड़ी उम्मीदें। और लोग तो कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहेगा, ये सूर्य कुमार यादव के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। जी बिल्कुल, तो उनको लेकर काफी सारी चर्चाएं हो रही हैं। और श्रोताओं, चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप के लिए 21 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत के PR श्रीजेश और सविता पूनिया को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पुरस्कारों में लगातार दूसरी बार साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर चुना गया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की सूची में निशानेबाजी की वापसी, जबकि कुश्ती को हटाया गया। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ 40 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 89 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर है। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला की शुरुआत कल से लखनऊ में।
और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना है। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।